नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम पे। आप सोचोगे सर कि पाठ्यक्रम पे क्यों चर्चा कर रहे हो, आप सिलेबस पे क्यों चर्चा कर रहे हो। हर एक विद्यार्थी को तो पता है कि सिलेबस में 10 यूनिट दिए हैं फ्री में। हिस्ट्री पढ़ना है, एमपी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है ना, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है, जनजाति पढ़ना है, तो सब तो दिए हैं, फिर आप क्यों चर्चा कर रहे हो। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आपका सिलेबस में कितना पकड़ है, क्या आप सिलेबस को पकड़ पा रहे हैं, क्या आप सिलेबस को समझ पा रहे हैं या फिर नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं कि लगातार एमपीपीएससी प्री में डिस्क्वालीफाई होते जा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो 4 साल से हो, 5 साल से हो, 8 साल से हो, जब से भी हो, लेकिन प्री तो निकल नहीं रहा है। अब प्री न निकलने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो लगा वो उस चर्चा पे मैं बात करूंगा, क्योंकि सिलेबस पे अगर हमारा कमांड है, सिलेबस पे अगर हमारी पकड़ है, तो प्री आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहली यूनिट है भारत का इतिहास। अब भारत के इतिहास में तो सब आ गया सर, इसमें प्राचीन इतिहास भी आ गया, मध्यकालीन इतिहास भी आ गया, आधुनिक इतिहास भी आ गया, लेकिन आपको पढ़ना कैसे है, किस प्रकार पढ़ना है, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। इस विषय में चर्चा करने के बावजूद हम आज 2025 का पेपर का एनालिसिस करेंगे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग कि 2025 में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने, कैसे बने, और हमारी जो आगे की रणनीति हो 2026 के प्रीलिम्स पर वो कैसे हो। ये वीडियो जो देख लिया शुरू से लास्ट तक, यकीनन उसकी एक समझ विकसित होगी कि आखिरकार कहाँ फोकस करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ ज्यादा फोकस करना है, कहाँ कम करना है, ठीक है, किस प्रकार करना है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मान लो आपको कार चलाना सीखना हो, ठीक है, अब आप YouTube में जाके देखें कि कार चलाना सीखें। अब वहां आपको बता देगा कि ठीक है, पहले कार में जाओ, बैठो, गेट खोलो, फिर बैठो, चाबी लगाओ, गियर यहाँ है, ठीक है, बैक गियर यहाँ है, ठीक है, स्टार्ट यहाँ से होगा। तो क्या आप कार YouTube में देख के 10 मिनट का वीडियो देख के क्या आप कार चलाना सीख जाओगे? तो मेरा आंसर है नहीं। जब तक आप उस कार पे देखने के बाद जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक नहीं सीखने वाले। वो चीज यहाँ पास लागू होता है कि अगर आपको जो चीज मैं बता रहा हूँ और लगातार अगर आपको एग्जाम नहीं निकल रहा है प्रीलिम्स, तो जो चीज मैं बता रहा हूँ एक बार आप काम करके देखना और 2026 के एग्जाम पे बैठना। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आते हैं कि सर प्री नहीं निकल रहा, प्री नहीं निकल रहा, प्री नहीं निकल रहा। चलिए हम समय को बर्बाद न करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला यहाँ पास दिया है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के अंतर्गत अगर आप देखोगे सब टॉपिक, तो 3, 4, 5, 6 टॉपिक दिए गए। जैसे पहला है संकल्पना एवं विचार। अब इसके भी कई सब टॉपिक है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष हो गया, वेद हो गया, उपनिषद हो गया, आरण्यक हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ, षट दर्शन, स्मृति, ये तमाम टॉपिक दिए गए। लेकिन हमारी अप्रोच क्या हो, देखो ये सिलेबस 24 में चेंज हुआ। अब 24 और 25 का आप अगर पेपर देखो, सबसे पहले कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा है। जैसे मैं यहाँ पास जो एग्जाम्पल दूंगा वो 25 के एग्जाम जो हुआ है उस दृष्टिकोण से दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा हूं कि इसमें देखो संकल्पना विचार वाला एक हो गया आपका प्राचीन इतिहास, एक हो गया मध्यकालीन इतिहास, और एक हो गया आधुनिक इतिहास, ठीक है, समझनी मेरी बात को। अब संकल्पना एवं विचार वाले से अगर आप देखोगे तो यहाँ से 2024-25 में 25 की बात अगर करूं तो देखोगे यहाँ पास से 4 क्वेश्चन आए। अब 4 क्वेश्चन कहाँ से आए हैं? संकल्पना एवं विचार वाले टॉपिक से। सबसे पहले ये चीज पकड़ो कि एक यूनिट से वो मैक्सिमम 10 क्वेश्चन दे रहा है, ये आप भी जान रहे हो। वो लिखा कहीं नहीं है, सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है कि 10 क्वेश्चन देगा, लेकिन हम ये अनुमान लगाते हैं क्योंकि हम 2024 और 2025 में भी देखे और जो 20 का सिलेबस चेंज हुआ था उधर भी देखे, यार 10 यूनिट बनाया है तो 10-10 क्वेश्चन देगा, ठीक है, 10 यूनिट 10-10 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पास जो पेपर एनालिसिस किया तो देखा कि संकल्पना एवं विचार वाले जो टॉपिक है यहाँ से वो 4 क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। 4 क्वेश्चन बनाने के बाद फिर नेक्स्ट आते हैं ये प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास पर, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन कैसे बना सकता है वो, और 2024 में भी देखो यहाँ ज्यादा क्वेश्चन बनाया है। मतलब कि जो संकल्पना एवं विचार वाला टॉपिक है इसको अच्छे से करना है। छोटा टॉपिक है, नंबर ज्यादा दे रहा है, ठीक है। जैसे वेद, कौन से वेद में क्या है, जैसे वो सभा और समिति वाला आया था क्वेश्चन एक, कि सभा समिति किस वेद से संबंधित है, ये कहाँ का क्वेश्चन है, ये संकल्पना एवं विचार, क्योंकि यहाँ पास मेंशन है ना, ये आप देखो ना, वेद पढ़ना है, ठीक है। रीत सभा यहाँ पास मेंशन है, ये देखो रीत सभा, और रीत सभा से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ हुआ, ठीक है। वेद कितने वेद हैं, कौन से वेद में क्या है, ठीक है। जैसे यजुर्वेद में क्या है, ऋग्वेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं।
उपनिषद से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, समिति से बन सकते हैं, गणतंत्र से बन सकते हैं, यज्ञ कर्म सिद्धांत, तीर्थंकर कितने हैं, किससे संबंधित है, कौन सा तीर्थंकर किस नंबर का है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमको ये समझ में आया कि अगर हम सिलेबस को डिकोड करें तो संकल्पना एवं विचार वाला जो टॉपिक वो छोटा टॉपिक है और यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन बन रहा है, पर 2025 में 4 क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट बिंदु पे बात करते हैं। यहाँ पास लिखा है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। अब विशेषताएं पर थोड़ा सा ठहरो और सोचो। विशेषताएं जो होता है, जहां भी विशेषताएं शब्द का उल्लेख अगर हो जाए तो आप ये समझ लो कि वो सारी डायमेंशन की बात कर रहे हैं। विशेषताएं एक चीज का नहीं हो सकता। जैसे मैं मान लो किसी व्यक्ति का नाम मान लो कि शिवम है, जैसे मैं अपने ले लूं, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो शिवम की क्या विशेषताएं है, तो शिवम की अगर विशेषताएं की बात अगर मैं करूं तो शिवम के हर एक चीज की हर एक डायमेंशन खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कि वो एक शब्द अगर विशेषताएं लिख दिया है, मतलब पूरा लिख दिया है, फिर वो बात किया कि विशेषताएं में भी क्या पढ़ना है, जैसे घटनाएं हो गया, ठीक है, तो विशेषताएं जो है वो तो ठीक है, लेकिन विशेषताएं के अगर सब टॉपिक देखोगे तो घटनाएं में फोकस करना है। घटनाएं के बाद उनकी प्रशासनिक दृष्टिकोण कैसी थी, ठीक है, सामाजिक दृष्टिकोण कैसी थी, ठीक है, आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी थी, इस पे फोकस करना है। मतलब उसने ये मेंशन किया है और सिलेबस सीधा सीधा बता रहा है कि इस दिशा में जाते जाओ भाई, आपका काम हो जाएगा। भटका इधर उधर भटकाओ की स्थिति उत्पन्न न करो। ये जितने भी प्री के कोर्स लॉन्च कर दिए 999 में, 2999 में, 3499 में, वो ऐसा लगता है आयोग के 100 क्वेश्चन वही सेट करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप अपने हिसाब से अपने तरीके से सेल्फ स्टडी से अपने आप को समय दे के सिलेबस को समझ के अगर काम नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला। आप लिख के रख लो। तो प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में विशेष घटना, विशेष चीज बोला है, और विशेष में भी सब उसने बता दिया। घटनाएं पढ़ो, प्रशासनिक दृष्टिकोण कि राजस्व को क्या कहा जाता था, न्याय को क्या कहा जाता था, ठीक है, कर को क्या कहा जाता था, कितना कर था, ये क्या प्रशासनिक दृष्टिकोण में। सामाजिक व्यवस्था में जैसे एक क्वेश्चन था, पड़ी किससे संबंधित है, सार्थवाह किससे संबंधित है, आर्थिक में वही चीज आ जाएंगे। तो ये चीजों को तोड़ो आप। जब एक एक चीजों को आप तोड़ोगे तो आपका जो दिमाग, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखो, तो एक एक चीज को जब आप तोड़ोगे तो आपका दिमाग ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा भाई, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा था, यहाँ से ऐसा पूछा था, और इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, इस टॉपिक से मात्र 1 क्वेश्चन आए थे 2025 में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व और उत्सव, ये टॉपिक है। अब इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कोई मंदिर पूछ देगा, ठीक है, कि अच्छा बताओ अजंता की गुफा कहाँ है, किस शैली में बनी है, ठीक है, कौन बनवाया है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भारत के संदर्भ में बात कर रहा है। तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस को समझना अति अनिवार्य है। अगर आप सिलेबस नहीं समझ पा रहे हो तो फिर यकीनन आपको दिक्कत जाने वाली, फिर लगातार फिर फ्री देते रहो, कटअप से 10 नंबर पार रहो। देखो यहाँ पास एक चीज और मेंशन कर दूं, जो कटअप से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वो मान लो डिस्क्वालीफाई हो रहा, वो उनका अलग यहाँ पास सिस्टम है। मान लो कोई 2 नंबर से डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो वो कारण अलग है, लेकिन कोई 8 नंबर 10 नंबर से डिस्क्वालीफाई हो रहा वो कारण अलग है। 1-2 नंबर से अगर कोई 3 नंबर से डिस्क्वालीफाई हो रहा है, वो 2 वजह से हो रहा है, ये तो अभ्यास या फिर वो रिवीजन नहीं किया हो। लेकिन कोई 8 नंबर 10 नंबर से डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो सबसे पहला चीज है कि उसको सिलेबस की समझ नहीं, ठीक है। तो दोनों यहाँ पास कारण अलग अलग हैं। और क्या पूछ सकता है, कोई साहित्य के बाद, साहित्य यहाँ पास मेंशन है, पूछ देगा कि इस साहित्यकार की इसकी कृति कौन सी है, कहाँ उल्लेख हुआ है, किसके शासनकाल में था, ठीक है, कौटिल्य किसके शासनकाल में था, कौटिल्य की पुस्तक क्या है, ऐसे करके तमाम चीजें जो हैं वो पूछ देगा। फिर पर्व एवं उत्सव, ये ऐसे करके भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव, यहाँ से 2025 में 1 क्वेश्चन बना है। मतलब पहला अगर मैं बिंदु देखूं, संकल्पना विचार वाला 4 क्वेश्चन, भारत की सांस्कृतिक विरासत वाले से 1 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। अब ये देखो यहाँ जो आ गया है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आना तय है और हर साल क्वेश्चन यहाँ आता ही आता है, ठीक है। पूछ जैसे कुछ भी, सबसे पहली चीज, एक मेरे फ्रेंड भी मेरे को बता रहे थे, ये कई विद्यार्थियों के मैं अनुभव भी यहाँ पास शेयर कर रहा हूँ और चूंकि पर्सनल अनुभव भी शेयर कर रहा हूँ। जैसे उन्होंने जब सिलेबस को डिकोड किया था तो उन्होंने बताए थे कि 19वीं और 20वीं शताब्दी से वो महात्मा गांधी पर ज्यादा फोकस करता है कि महात्मा गांधी की अगर हर एक डायमेंशन, असहयोग आंदोलन हो गया, सबने अवज्ञा आंदोलन हो गया, ठीक है। तो मतलब अगर 1915 से लेके 1949 तक, ठीक है, ये वाला जो काल था, ठीक है, जो महात्मा गांधी वाला था, और ये महात्मा गांधी वाला जो जितना भी काल था,
यहाँ अगर आप अच्छे तरीके से एक निगाहों से अच्छे से अगर आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पास बहुत सारी चीजें होंगी। देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन, महात्मा गांधी तो बनते ही है, टोटल ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि सत्य शोधक समाज कब बना, इसके संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन क्या क्या कार्य थे, मतलब फैक्ट से ही यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, ठीक है, किसके हुआ था, कौन सा विद्रोह कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था। ठीक है, इस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहे हैं ये अभी 2025 में 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, ये आपको समझना है। तो देखो सबसे पहला संकल्पना विचार वाला बताए, फिर प्राचीन मध्यकालीन की जो विशेषताएं इसको डिकोड किए, और भारत के संस्कृत विरासत और 19वीं शताब्दी तक हमने डिकोड कर लिया। अब नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी 2025 में 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज तो समझ में आया कि क्वेश्चन जो है वो हर एक टॉपिक से बन रहे हैं। हर एक टॉपिक मतलब जो यूनिट दिया गया है यूनिट से तो बनेंगे, सिलेबस में दिया है तो क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ से जो टॉपिक मैं बताया हूँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं संकल्पना। तो सबसे पहले फोकस करना है संकल्पना वाले। ठीक है, एक एक चीज, और किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, तुम्हारे पास किसी भी कोचिंग के हैं, ये जो आके यूट्यूब में बताते हैं ना इसका ये नोट्स खराब है, इसका ये बुक, ऐसा कुछ नहीं है, कंटेंट वही है। ठीक है, मान लो कि नर्मदा नदी अनूपपुर से निकल रही है अगर, तो कोई भी कोचिंग की बुक ले लो किसी भी, वो अनूपपुर से ही निकलेगी, उसको फिर होशंगाबाद से या जबलपुर से या इंदौर से नहीं निकालेंगे, जहां से उद्गम स्थल है जहां है वहां से ही निकलेगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण पुनर्गठन। 2025 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ से नहीं आया तो हमने ये एनालिसिस किया कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें बिंदु से क्वेश्चन आया। तो कितने क्वेश्चन हुए, 4 क्वेश्चन ऊपर से आए, 1 क्वेश्चन यहाँ से आया, एक और 2 क्वेश्चन यहाँ से आए, मतलब 2 2 4 5 6 और 6 4 10 क्वेश्चन। और मैं आपको बताया कि एक यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यूनिट 1 आपको समझ में आ गई हो। अब देखते हैं दूसरा, मध्य प्रदेश का इतिहास, सांस्कृतिक एवं साहित्य। अब देखो मध्य प्रदेश की अगर बात करें हम, तो मध्य प्रदेश कोई चीज तो छोड़ना है नहीं, क्योंकि हम मध्य प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं, और हम अगर देखें तो हमको मध्य प्रदेश की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स ही निकालना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है, अंतिम उस पीडीएफ में नाम आ जाए, और पीडीएफ में जिस भी व्यक्ति का नाम आ जाए तो फिर यही तो लक्ष्य है, वो किसी भी पोस्ट में। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश। अब घटनाएं और प्रमुख राजवंश, ऐसा कोई साल ही नहीं है, ऐसा कोई पेपर का ईयर्स ही नहीं है जो यहाँ से क्वेश्चन वो न बनाया हो। ठीक है, आप देखो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जो रहते हैं टफ रहते हैं, और टफ क्वेश्चन में भागना नहीं। अब जैसे बोधन दउआ किसका सेनापति था, तो ऐसे क्वेश्चन के पीछे अगर आप भाग गए तो सिलेक्शन से पहले ही बाहर हो, क्योंकि बोधन दउआ अगर मध्य प्रदेश में जितने भी विद्यार्थी हैं, किसी विद्यार्थी को अगर पूछ दो बोधन दउआ कौन था, तो आप तो जानेंगे, लेकिन जिस समय पूछा था 2019 में, ठीक है, उस समय कोई नहीं जानता था। तो पहली चीज तो ये आपको कंफर्म कर लेनी है कि जो चीज उटपटांग लेवल का जो क्वेश्चन 1-2 आ रहे हैं उसके पीछे जाना नहीं, बुक चेंज करनी नहीं। ठीक है, तो बोधन दउआ जैसे क्वेश्चन में अपन को परेशान नहीं होना है। लेकिन हाँ, घटनाएं 1857 की क्रांति, क्या क्या हुआ है, कौन कौन से युद्ध हुए हैं, कौन कौन से राजवंश का कहाँ कहाँ क्षेत्र था, कौन सी राजधानी थी, इनके जो भी राजा थे उसमें कौन कवि था, कौन किसकी रचना किए, ये सब चीज में हमको विशेष ध्यान देना होगा। यहाँ से क्वेश्चन जो 2025 में 4 क्वेश्चन आए थे, और यहाँ से हर साल आते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश से 4 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से पढ़ना है। दूसरा है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। अब स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, कौन से क्षेत्र में कौन से राजा का योगदान था, किस राजा कौन से वंश से संबंधित था, ठीक है, उसके कार्यकाल में क्या हुआ। ठीक है, तो इस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि सतना में किसका शासन था, इंदौर में किसका शासन था, ठीक है, बुंदेलखंड में किसका शासन था, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो जहां जहां जो 1857 में किसका क्या योगदान था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको देख के एनालिसिस करके आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ से जो क्वेश्चन 2025 में आया था वो 1 क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की प्रमुख कला, स्थापत्य कला। यहाँ से 2025 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, लेकिन इसका ही मतलब नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एक साल जैसे 2025 का जो मैं एनालिसिस किया, तो कई पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चन आए, तो वहां से लगातार ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब राजवंश, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण घटना, यहाँ से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। संकल्पना विचार वाला जो टॉपिक था 2024-2025 में भी अच्छा खासा क्वेश्चन आया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको काम करना है।
नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति उनकी बोलियां। अब ये जो है यूनिट 10 में है, तो यहाँ से आप स्किप करके वहां पढ़ लो या फिर यहाँ पढ़ लो, ठीक है, दोनों बराबर है। जनजाति से क्वेश्चन आता ही आता है। जब से यूनिट 10 बना, यूनिट 10 में जनजाति को इंक्लूड किया गया, तो ठीक है 10 क्वेश्चन आते हैं। कौन सी जनजाति कहाँ से संबंधित है, ठीक है, कौन सी बोली बोली जाते हैं, उनके मोहल्ले को कहा जाता है, वो क्या करते हैं, उनकी संस्कृति क्या है, उनकी कला क्या है, इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं और लोक साहित्य। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है लगातार आता है, हर वर्ष आता है, और 2025 में यहाँ से कितने 3 प्रश्न बने हैं, ठीक है। कौन सा त्योहार किससे संबंधित है, किस जनजाति, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है ये त्योहार है किस जनजाति से संबंधित, ठीक है। लोक संगीत, ठीक है, लोक कलाएं, लोक साहित्य, यहाँ से भी क्वेश्चन हर साल बनते हैं। तो हमने क्या समझा कि इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, राजवंश, यहाँ 4 क्वेश्चन, और लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, यहाँ से कितने 3 क्वेश्चन, 4 3 7 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां। यहाँ से भी आप देखो तो एक ना एक क्वेश्चन बनता है। जैसे पूछ देगा माखनलाल की कौन सी कृति नहीं है, कौन सा भवानी प्रसाद मिश्र की कौन सी है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चन आपको साहित्यकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन यहाँ से टफ रहते हैं, एक क्वेश्चन सरल रहते हैं। 2025 में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा है। अब ये बताओ मुझे, जब हम इस प्रकार एनालिसिस करेंगे, इस प्रकार सिलेबस को डिकोड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी पकड़ जो है वो सिलेबस के साथ साथ ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो देख रहे हो आपका कहीं भी मिसगाइड होगा, ठीक है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है भाई, किसी से भी नहीं, कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, किसी का मेंटरशिप लेने का आवश्यकता नहीं है, किसी से भी कोई चीज ये डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। सबसे बड़ा गुरु है सिलेबस, ठीक है। सिलेबस को चिपका लो, सीधे जहां सो रहे हो ना वहां चिपका लो सिलेबस को, ठीक है, और उसको लगातार देखो, उसको समझो कि ये पॉइंट दिया है, ये मेंशन किया है तो क्यों किया है, और फिर ये देखने की कोशिश करो कि अगर ये मेंशन किया है तो किस प्रकार क्वेश्चन बना है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे खजुराहो कहाँ है, भीमबेटका कहाँ है, ठीक है, भीमबेटका की खोज किसने की, खजुराहो के मंदिर कौन कौन शैली में बनी है, कितने मंदिर हैं, ठीक है, तेली का मंदिर किसने बनवाया, कंदरिया देव महामंदिर किसने बनवाया, विद्याधर की कौन सा आक्रमण। यहाँ से जो क्वेश्चन है इस प्रकार बनेंगे, और इस प्रकार आप देखो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं। आप सिलेबस देखो और क्वेश्चन पेपर देखो, उस रास्ते पे चलते जाओ। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल। 3 ही तो विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। जैसे अब इनमें जैसे खजुराहो हो गया, भीमबेटका हो गया, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है कि भीमबेटका की खोज किसने की, खजुराहो के मंदिर में कितने मंदिर हैं, कौन से शासक का वंश, कौन से वंश का वहां जो राजा कौन से वंश के थे, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ सांची, ठीक है, कहाँ है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बनता है, विश्व धरोहर में कब शामिल हुआ, किस सन में हुआ, किस डेट में हुआ, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो सिलेबस और हर एक सिलेबस में जितना भी पॉइंट दिया गया है आपको ये समझने की जरूरत है कहाँ से कहाँ किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन बन रहा है। अब ये यूनिट की अगर मैं बात करूं तो पहले जो टॉपिक दिया है इतिहास घटनाएं, यहाँ से 4 क्वेश्चन बने हैं, स्वतंत्रता आंदोलन से 1 क्वेश्चन बने हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार लोक संगीत से 3 क्वेश्चन बने हैं, और धार्मिक संस्कृति एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल से 2 क्वेश्चन बने। मतलब 4 3 7 8 9 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिला है। मतलब 10 क्वेश्चन आपको ऊपर से देखने को मिला है, 10 क्वेश्चन यूनिट 2 से मिला है, ठीक है। और मैं ये बता दिया कि कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत का भूगोल। अब भारत के भूगोल में भी वही चीज है, देखो पर्वत, पठार, कौन सा पर्वत कहाँ है, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज ये देखो कि पर्वत से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर सीधे खोलो, कहीं नहीं भटकना है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखो, खोलो, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहाड़ी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पठार कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, नदियां से कैसे क्वेश्चन पूछता है, कौन सी सहायक नदी किसकी नहीं है, ऐसे ही ना क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। गंगा की कौन सी सहायक नदी नहीं है, यमुना की कौन सी सहायक नदी नहीं है, कहाँ गिरती है, कहाँ मिलती है, ठीक है, किस स्थान पर मिलती है, किसका नाम कहाँ मिलने से क्या हो जाता है, यही ना पूछेगा यार। और क्या पूछेगा, गंगा नदी में कौन सी झील बनी है, ये झील किस नदी में बनी है, ये पठार कहाँ है, ये पहाड़ियां कहाँ हैं, और क्या पूछेगा, यही पूछेगा। ये जो एमपीपीएससी की जो अप्रोच है ना और जो हमारी सोच है, ये दोनों को मिलाना पड़ेगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, आगे की रणनीति और इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। सिर्फ किताब उठा लेने से, रट लेने से एग्जाम नहीं निकलने वाला दोस्त।
ठीक है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन 2025 में बना है वो 3 क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट है जलवायु घटनाएं, अल नीनो, ला नीनो, दक्षिण दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन के परिणाम। अब ये जो क्वेश्चन है ये पूरा मेंस का, तो ये हमको ये समझ में आता है कि ये कॉन्सेप्ट लेवल है, और कॉन्सेप्ट लेवल अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कॉन्सेप्ट लेवल से ही पढ़ना है। और यहाँ से देखो कॉन्सेप्ट लेवल ही क्वेश्चन पूछता है। यहाँ जो क्वेश्चन आया 2025 में एक क्वेश्चन आया है, तो ऊपर से जो आया है पर्वत पठार वाले से, यहाँ से 3 क्वेश्चन और यहाँ से एक क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन 1, खनिज जल संसाधन। अब मुझे आप ये बताओ ऐसा कौन सा इसका क्वेश्चन पेपर है जिसमें 1 के बारे में न पूछा हो? वो पूछ देगा सब ज्यादा 1 कहाँ है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन 2000 जैसे जो भी रिपोर्ट आएगी 2022 की, 23 की, 25 26 में एग्जाम दोगे, जिसकी रिपोर्ट आई होगी सब ज्यादा 1 कहाँ है। बढ़ते क्रम घटते क्रम में 1 राज्यों को समझाओ, ठीक है, कितना प्रतिशत घटा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 1 कहाँ है। लेकिन ये मध्य प्रदेश के टॉपिक से होगा, यहाँ पास भारत की बात हो रही तो भारत में सबसे ज्यादा 1 कहाँ है, कितना प्रतिशत है भाई, कहाँ है, किस राज्य में है, ठीक है। तो इस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। खनिज से देख लो, ऐसा कोई साल नहीं है जो क्वेश्चन न पूछा हो खनिज से। सब ज्यादा लोहा कहाँ पाया जाता है, ठीक है, मैग्नीज कहाँ पाया जाता है, कौन सा स्थान है मैग्नीज में, भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। सब ज्यादा भारत में किस राज्य में खनिज पाया जाता है, सोना कहाँ पाया जाता है, लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है। और क्या पूछेगा, जो लिखा है वही ना पूछेगा, खनिज पूछे तो खनिज ना पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आए। अब नेक्स्ट है प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति, ये वाला टॉपिक है। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ देगा, टमाटर सब ज्यादा, टमाटर में भारत का कौन सा स्थान है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। अगर ये परिप्रेक्ष्य में देखो, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछेगा, मध्य प्रदेश के यूनिट में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ से पूछ देगा दाल में भारत का कौन सा स्थान है, मूंगफली में कौन सा स्थान है, काली मिट्टी में कौन सा क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। हरित क्रांति की स्थापना कब हुई, ठीक है, दूसरी हरित क्रांति कौन हुआ, हरित क्रांति का पितामह किसे कहा जाता है, ठीक है, हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था, कौन से कोई मिशन अगर चालू हुआ, कोई अभियान चालू हुआ, कोई योजना आए हैं, तो यही ना पूछेगा। तो इस प्रकार से सिलेबस को आपको समझना अनिवार्य है। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, अब ऊर्जा में पूछ दिया पवन ऊर्जा का भारत में कौन सा स्थान है, ठीक है, सौर ऊर्जा में कौन सा स्थान है, सब ज्यादा पवन ऊर्जा कहाँ है, सब ज्यादा सौर ऊर्जा क्या है। तो इस प्रकार आपको पढ़ना है। और यहाँ से जो क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया था, तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप पढ़ोगे तो यकीनन आपका एग्जाम निकलेगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर वही OMR सीट भरते रह जाओगे। एक फिर कभी आपको अपने गलतियों पर एहसास ही नहीं होगा, ये समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। तो सिलेबस समझो, सिलेबस को एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो, एक एक शब्द को समझो और उस पर काम करना स्टार्ट कर दो, मतलब एक्शन लेना है यहाँ पर। जनसंख्या, अब मुझे आप ये बताओ जनगणना का ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा ईयर है कि साल के पेपर में जनगणना क्वेश्चन ना आए, ऐसा कोई है ही नहीं। कभी कभी तो 2-2 क्वेश्चन, कभी कभी 3-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है, ठीक है। सब ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ है, 10 की वृद्धि दर कहाँ है, ठीक है, मृत्यु दर सब ज्यादा कहाँ है, तुलना भारत और मध्य प्रदेश की तुलना में ये घनत्व बताओ, वो घनत्व बताओ, व्यक्ति, ये सब जितने भी क्वेश्चन है जनगणना के आते ही आते हैं। तो यहाँ से जो यूनिट 3 से जो क्वेश्चन आया है, तो देखो 3 क्वेश्चन यहाँ से, 3 1 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन आपको भारत के भूगोल से ही बना है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पहले यूनिट से बना, पर्वत पठार से बना, फिर 2-2 क्वेश्चन कहाँ से, प्राकृतिक और प्रमुख फसलें से बना, एक क्वेश्चन जलवायु से बना, एक क्वेश्चन भारत के पारंपरिक खतरे आपदाएं प्रमुख चक्रवात से। अब चक्रवात से पूछ देगा कि कोई नया चक्रवात अगर आया हो, जैसे उड़ीसा तरफ बहुत चक्रवात आता है, ठीक है, कौन सा चक्रवात कहाँ से आया, कब आया, इसका क्या नाम था, ठीक है, कहाँ प्रभावित हुआ, कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो जनगणना यहाँ से एक एक क्वेश्चन, यहाँ से 3 क्वेश्चन। हमको ये समझ में आ गया कि ऊपर वाले से 3 क्वेश्चन यूनिट टॉपिक 1 से, फिर प्राकृतिक संसाधन से 2 क्वेश्चन, फसलें से 2 क्वेश्चन, बाकी पूरे यूनिट से एक एक क्वेश्चन देखने को मिला है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश का भूगोल में अब देखो, अब वनोपज, नदियां, पहाड़ियां और पठार, यहाँ से 2 क्वेश्चन 2025 में देखने को मिले। वन से क्वेश्चन आ जाएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन कहाँ है, किस क्षेत्र में, कितना प्रतिशत है, कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितनी घटी है, ठीक है। वनोपज में अगर आप देखो तो वनोपज में आप देखो कि सागौन का सागौन सब ज्यादा किस क्षेत्र में आता है, क्या होता है। नदियों में आप वही देख लो, नर्मदा नदी कौन सी सहायक नदी नहीं है, कौन सी सहायक नदी है। पहाड़ियां देखो, महादेव की पहाड़ियां हो गया, महादेव पर्वत कहाँ है, वहाँ की सबसे ऊंची चोटी क्या है, कहाँ तक फैला हुआ है। पठार में वही मालवा का पठार, नर्मदा घाटी पठार, सोन घाटी पठार, जितने भी चीजें हैं, मतलब जो टॉपिक है उस पर आपको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे आपका काम होते चले जाएगा। जलवायु
ऋतु, तापमान, यहाँ से कॉन्सेप्ट लेवल क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, कथन कारण में कॉन्सेप्ट, यहाँ से देखो, यहाँ से फैक्ट क्वेश्चन बनाने की जो संभावना है लगातार उसकी थोड़ी कम हो रही, यहाँ से कॉन्सेप्ट लेवल के क्वेश्चन बना रहा। मतलब ये वाला टॉपिक हमको ज्यादा ध्यान पूर्वक और कॉन्सेप्ट से ही समझना पड़ेगा। मिट्टी, प्रमुख खनिज, खनिज में आप देखो वही चीज आ गया। अब ये जो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर खनिज पूछता है तो वो ये नहीं पूछता है कि जैसे हीरा पूछ देगा सब ज्यादा कहाँ है, वो ये नहीं पूछेगा, पन्ना ऑप्शन नहीं देगा। पन्ना के जो गांव है आसपास के जहाँ हीरा उत्पादन होता है वो पूछता है। ठीक है, मिट्टी में काली मिट्टी कितने प्रतिशत है, कौन सा फसल यहाँ पास उपयुक्त होता है, कहाँ पाया जाता है, कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी कौन से फसल के लिए उपयुक्त है, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। प्रमुख फसलें वही बताया, प्रमुख फसलें में जल संसाधन सिंचाई परियोजना में पूछ देगा गांधी सागर परियोजना कब बना। ठीक है, चांदनी ताप विद्युत परियोजना कब बना, ये कब बना, वो कब बना, कितने राज्यों में फैला हुआ है, कहाँ कहाँ पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, कितनी मेगावाट की उत्पादन क्षमता है, सब यही पूछेगा, कुछ नहीं। तो यहाँ तक मैं आशा कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि सिलेबस को समझना कैसे है, किस प्रकार समझना है और आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके जो पार्ट नेक्स्ट आएंगे उसमें हम बताएंगे यूनिट 5 से 5, 6, 7, 8, 9, 10 कि उसको किस अप्रोच से पढ़ना है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार अगर हम सिलेबस को तोड़ेंगे, समझेंगे, तो हो सकता है कि समझ एक अच्छी विकसित हो और एग्जाम जो प्री आपका लगातार रुक रहा है वो आपका क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।